Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to discuss a chapter from class 9 of SST, that is Pupil as Resource, and this is the second part of this chapter. So the topic that we are going to cover in this video are types of market activity and why women employed paid less in comparison to men, and I will talking about this, and quality of a population, and talking about the education system followed in India, and the part of education system which provide by the government, that is a Navodaya Vidyalayas and a Sarv Shiksha Abhiyan, midday meal scheme, है ना, the scenario of health, है ना, in India, the type of unemployment and effect of unemployment, and the scenario of employment, है ना. These are the topic of this chapter, है ना, that we are going to cover in this video. Other than primary, secondary and tertiary activities, two activities are also there, and one of them is a market activity. And when some product or service is produced to be sold in a market, it's called market activity. ठीक है, तो जब कुछ प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस प्रोड्यूस होती है ना, मार्केट में सोल्ड होने के लिए, है ना, तो उसे कौन सी एक्टिविटी कहते हैं बेटा? मार्केटिंग एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है ना. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, है ना, व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज़ प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, इट इज़ कॉल्ड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी, है ना. तो जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस का, है ना, सेल्फ कंजप्शन करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी कहते हैं, है ना. तो जैसे कि इफ़ अ फार्मर प्रोड्यूस जस्ट इनफ टू मीट हिज फैमिली नीड, है ना, देन हिज एक्टिविटी इज़ अ नॉन मार्केट एक्टिविटी. फार्मर अगर क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कर रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाता है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो अपने फैमिली के लिए ही यूज़ करता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन मार्केट एक्टिविटी, है ना, क्योंकि उसने जो प्रोडक्शन किया है वो मार्केट में सेल करने के लिए नहीं किया है, बल्कि अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए किया है ना. सिमिलरली द वर्क ऑफ अ हाउस वाइफ इज़ अ नॉन मार्केट एक्टिविटी बिकॉज शी इज़ वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ हर फैमिली मेम्बर, है ना. जैसे कि एक हाउस वाइफ, है ना, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में आती है. इसलिए आती है नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्योंकि वो वर्क कर रही होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, है ना, अपने फैमिली मेम्बर के बेनिफिट के लिए, है ना, वो वर्क कर रही होती है घर का, है ना. इसलिए नहीं कर रही होती कि उसको मार्केट में जाके पैसा कमाना है. ठीक है ना. तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटी है. ओके. सो देर इज़ अ प्रेजेंट सिनेरियो इन द मार्केट वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन अ लो पेड वर्क, है ना, कि वुमेन जब कि कहीं पर वर्क करती है, कहीं पे एम्प्लॉयड होती है ना, तो वो उसको लो पेड क्यों होता है, मतलब उसको कम पेड क्यों किया जाता है ना. तो उसके कुछ कारण है ना. व्हेन अ वुमेन एंटर द लेबर मार्केट, है ना, दे आर पेड फॉर देयर वर्क, है ना. जब कोई वुमेन एंटर करती है लेबर मार्केट में तो उसके वर्क के हिसाब से उसे पैसा मिलता है. ठीक है ना, पेड किया जाता है, यानी वेजेस मिलती हैं, है ना, यानी मजदूरी मिलती है ना. देयर अर्निंग आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एबिलिटी मच लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट, है ना. अब देखिए, अगर कोई वुमेन है या कोई पर्सन है या कोई मेल मेंबर है, अगर कहीं पर भी जाता है जॉब के लिए, है ना, तो अकॉर्डिंग टू हिज स्किल, हिज एबिलिटी, है ना, हिज एजुकेशन एंड हिज ट्रेनिंग, है ना, इन सारी बातों के आधार पर कैलकुलेट करके उसको सैलरी दी जाएगी, यानी उसकी अर्निंग हो पाएगी उसके टैलेंट की वजह से, उसकी एबिलिटी, उसके एजुकेशन की वजह से. ठीक है ना. मोस्ट वुमेन आर अंडर एजुकेटेड एंड हैव लो स्किल ट्रेनिंग एंड देयरफॉर वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, है ना. अब ज़्यादातर जो वुमेन है वो अंडर एजुकेटेड होती हैं, है ना, उनके स्किल ट्रेनिंग ये भी कम है, तो इसी वजह से वो लो पेड होती हैं कंपेरिजन टू मैन, है ना. मोस्ट वुमेन डू वर्क वेयर देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, है ना. तो ज़्यादातर वुमेन वहाँ ऐसी जगह वर्क करती हैं जहाँ पर उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है. मतलब ये है कि अगर वो आज कहीं पर एम्प्लॉयड हैं किसी जगह पर, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल भी उनको वहीं पर जॉब मिल जाएगा, तो उनकी जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं होता, है ना. तो दीज आर द 5 सिनेरियो, है ना, अबाउट द वुमेन एम्प्लॉयमेंट, है ना, इन द प्राइवेट सेक्टर एंड वाई दे आर पेड लो, है ना. दे आर पेड लो बिकॉज ऑफ लेस ऑफ एजुकेशन पार्ट, है ना, and less of training, less of ability. That is why women are employed in a low paid work. So as you know the theme of the chapter, resource, we are talking about resource, है ना, and the population, है ना, the people,
है ना of this country as treated as a human resource, है ना. So now we are talking about the quality of resource, है ना. What is a resource? Right now we are talking about the people, है ना, talking about the population. So now what are the qualities of population, है ना. First one, literacy rate, है ना. हेल्थ एंड स्किल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना. लिटरेसी रेट, हेल्थ, स्किल, है ना, इन सारी चीज़ों से पॉपुलेशन की क्वालिटी पता चलती है ना. इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन कैन बी अ लाइबिलिटी फॉर अ इकनॉमी, है ना. दोज पीपल हु आर इलिटरेट इन आर कंट्री, है ना, दे आर समटाइम्स अनहेल्दी ऑल्सो, है ना. दे आर ट्रीटेड एज बर्डन not only on their family but on the country also, on the nation also. Literate and healthy production population can be made into an asset for the economy, है ना. On the other hand, those who are literate and those who are healthy, है ना, can be considered as a asset for their economy, for their nation, है ना. asset means उनको संपत्ति समझा जाता है ना. ऐसे लोगों को जो लिटरेट हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो, है ना, जिनकी हेल्थ भी अच्छी है ना. लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द जीडीपी ऑफ अ कंट्री. देखिए, जो लिटरेट हैं या जो हेल्दी पर्सन है ना, वो प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, है ना. प्रोडक्टिविटी जब कर सकते हैं वो लोग, तो उसकी वजह से हमारे देश की इनकम भी बढ़ती है ना. हैंस दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन ऑल्सो, है ना. दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर द असेट ऑफ अ नेशन. नाउ जस्ट टॉक अबाउट द अदर क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, है ना. तो एजुकेशन, ओके. एजुकेशन डिफाइन द लिटरेसी लेवल एंड द स्किल लेवल ऑफ अ पर्सन, है ना. बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, है ना, वी कैन से दैट द पर्सन इज लेवल, है ना, दैट द पर्सन इज लिटरेट, है ना, एंड ही हैव सम स्किल, ओके. सो इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन एनरिचिंग द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, है ना. एन एजुकेट पर्सन डेफिनेटली नोज अबाउट द कल्चर of its own people, है ना, about the society, है ना. So it always help in enriching the culture of a pupil or the nation. Presence of educated person in a society indirectly benefit the illiterate person as well, है ना. because of the presence of educated person, है ना, illiterate person can take also advantage, है ना. because with the help of literate person, है ना, illiterate person can also do the work, है ना, अंडर देयर लीडरशिप ना. गवर्नमेंट हैव टेकन वेरियस स्टेप टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पीपल, है ना. गवर्नमेंट मेक स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑल्सो मेक द कैंपेनिंग, अवेयरनेस कैंपेनिंग, है ना, फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड अबाउट द importance of education, है ना. तो that is a part of government that he is doing to spread about the education, to spread awareness about the education, है ना. government strive to provide universal access to education, है ना. it also make various plans to increase the rentation of student. special emphasis is given on girls education, है ना. तो government also always doing something, है ना, so that education reach to each and every person of a country, to each and every children to our country. सर्व शिक्षा अभियान is also a part of this awareness, है ना. so government is also doing special pay special attention, है ना, toward the girls education, है ना. तो that is a part of government that he is doing, है ना, for the benefit of the people, है ना, so that it can spread awareness about the education. One of the initiative taken by the government to spread education among the poor masses, है ना, नवोदय विद्यालय is there, है ना. जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना, also known as JNVs, है ना, are a system of alternate school for gifted student in India, है ना. They are run by the Navodaya विद्यालय समिति, न्यू दिल्ली, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना. जवाहर नवोदय विद्यालय आर फुली रेसिडेंशियल एंड को एजुकेशनल स्कूल्स एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली विद क्लासेस फ्रॉम 6 to 12th क्लासेस, है ना. JNV आर स्पेशल टास्क विद finding talented student in rural areas of India and providing them with good quality education. And JNV exist all over the India. There are approximately 598 JNVs across India, है ना.
जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, ये एक ऑल्टरनेट सिस्टम है। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं है ना इंडिया में, उनके लिए ये जवाहर नवोदय सिस्टम एजुकेशन का एक ऑल्टरनेट है ना स्टार्ट किया गया है हमारी गवर्नमेंट द्वारा, है ना। ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, तो इसको चलाने के लिए समिति है जिसका नाम है नवोदय विद्यालय समिति, न्यू दिल्ली की है ना। और ये किसके अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, उसके अंडर ये वर्क करती है। जो JNV स्कूल होते हैं है ना, ये रेसिडेंशियल होते हैं, मतलब बच्चों के रहने के लिए भी यहाँ जगह होती है। को एजुकेशनल होते हैं, ये कोएड जैसे कहा जाता है, को एजुकेशनल मतलब जिसमें मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों पढ़ सकते हैं, है ना। CBSE बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, है ना। और इसमें 6 to 12 तक के बच्चों के लिए क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है, मतलब कि 6 से 12 तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। JNV जो स्कूल होते हैं ये स्पेशली बनाए जाते हैं, है ना। ये ढूंढा जाते हैं कुछ टैलेंटेड चिल्ड्रन जो कि रूरल एरिया में रहते हैं इंडिया के, तो उन टैलेंटेड स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए ये रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं उनके लिए ये स्कूल होते हैं, है ना। और उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। JNV है ना एग्जिस्ट ऑल ओवर द इंडिया, ये इंडिया में फैले हुए हैं, पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं ये स्कूल, है ना। और करीबन 598 JNV हैं, मतलब स्कूल हैं, है ना, पूरे इंडिया में, हर, है ना, 1 स्कूल पर डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है इसका, है ना। तो इसको हम कहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान SSA, ये इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसका एम है यूनिवर्सलाइजेशन लेके आना एलिमेंट्री एजुकेशन में, है ना, इन अ टाइम बाउंड मैनर, है ना, एज मैंडेटेड बाय द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to the children of age 6 to 14, estimated to be 205 million in numbers in 2001, a fundamental right, है ना। द प्रोग्राम वॉज पायनियर बाय अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, है ना। और ये एक फंडामेंटल अधिकार बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, है ना, जिसमें 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना अनिवार्य है ना, गवर्नमेंट द्वारा, है ना। तो ये एक प्रोग्राम है जिसका एम है कि एलिमेंट्री एजुकेशन दे पाएँ सभी बच्चों को जिनकी एज 6 to 14 ईयर तक है ना। इसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। और आई एम श्योर बच्चों आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, इस प्रकार के चिन्हों को भी आपने देखा होगा। सर्व शिक्षा अभियान की चिन्ह आप देख सकते हैं, है ना। सब पढ़ें सब बढ़ें, है ना। ये गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं हमारे आसपास हम सब ने देखे हैं, है ना, उस पर इस प्रकार के लोगो लग रहे होते हैं, ठीक है। मिड डे मील स्कीम, ये ऑल्सो एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटेड की है ना। गवर्नमेंट प्रोवाइड मिड डे मील, है ना, इन गवर्नमेंट स्कूल सो दैट द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल कैन अटेंड द स्कूल, है ना। देखिए गवर्नमेंट ने एक ये योजना शुरू की है जिसको मिड डे मील कहते हैं, है ना। ये सभी गवर्नमेंट स्कूल में, है ना, उन गरीब बच्चों के लिए होती है जो उस स्कूल को अटेंड करते हैं ना, है ना, उनको खाना दिया जाता है। और इसके जो उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव है मिड डे मील के, वो क्या है? टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रेंटेशन ऑफ चिल्ड्रन, है ना, ताकि मिड डे मील से प्रभावित होकर बच्चे, है ना, कोशिश करें, है ना, गरीब बच्चे कोशिश करें कि रोज़ वो स्कूल आ पाएँ, रोज़ अपनी अटेंडेंस दे पाएँ, है ना, ताकि इससे अटेंडेंस भी बढ़ती है स्कूल की, है ना, और बच्चे स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए एनकरेज्ड होते हैं, है ना। इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। देखिए काफ़ी हमारे समाज में जो गरीब वर्ग है ना, वो अपने तो वो लोग माता पिता जो होते हैं ऐसे गरीब बच्चों के ना, तो उनको ना हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, है ना। और होता है मेल न्यूट्रिशन उसकी वजह से, है ना। तो मेल न्यूट्रिशन से बचने के लिए गवर्नमेंट, है ना, प्रॉपर मील प्रोवाइड कराता है मिड डे मील स्कीम के दौरान, है ना, ताकि बच्चों को मल्टी न्यूट्रिशन मिले, है ना, ऐसे मील से। आगे एम एट इंक्रीजिंग द लिटरेसी रेट, है ना। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चा स्कूल अटेंड करेगा तो बनी बात है कि हमारे देश की लिटरेसी रेट बढ़ेगी उससे, है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम, है ना। मिड डे मील हैज़ हेल्प्ड मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिली टू अटेंड स्कूल, है ना। तो काफ़ी सारे जो गरीब बच्चे होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता पढ़ने का, है ना। तो ये मिड डे मील
कि एक जो व्यवस्था है, ये जो स्कीम है, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट होते हैं स्कूल आने के लिए, है ना, और ये पुअर फैमिलीज़ की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है ना। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्प्रेड द एजुकेशन अमंग द पुअर मासेस ऑफ इंडिया। So another important aspect है ना to improve the human resource of a country is to invest in the field of health, है ना। तो let's just understand about this factor. A healthy person can fully realize his potential and can be an asset, है ना, ऑफ फॉर एन इकनॉमी, है ना। देखिए एक हेल्दी पर्सन होता है, उसको पता है कि उसकी कहाँ तक पोटेंशियल है, मतलब उसकी कहाँ एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, है ना। और इस प्रकार का व्यक्ति किसी भी नेशन के लिए, है ना, असेट यानी कि संपत्ति होता है, ठीक है। एन अनहेल्दी पर्सन शैल नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज पोटेंशियल कैन बी लाइबिलिटी फॉर द इकनॉमी, है ना। द नेशन health policy of India is aimed toward improving the access to health services and improving nutrition, especially among the underprivileged classes, है ना। तो देखिए ऐसा है कि जो अनहेल्दी पर्सन है वो अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पाते और वो एक प्रकार से बर्डन हो जाते हैं हमारी इकनॉमी पे, है ना। तो जो हमारा नेशन की हेल्थ की पॉलिसी है, मतलब जो पूरे राष्ट्र की हेल्थ पॉलिसी है ना, उसका ये एम है कि वो इम्प्रूव करा सके हेल्थ सर्विसेज को इंडिया में, है ना, जिसकी वजह से लोगों के अंदर न्यूट्रिशन बढ़े, है ना, न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो, है ना। और स्पेशली अंडर प्रिविलेज क्लासेस के लिए, है ना, मतलब कि पुअर लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज मतलब जिनको कुछ सुख सुविधाएं नहीं मिलती है ना, इस प्रकार के लोगों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Let's just see the initiative taken by the government to improve the health services in our country, है ना। तो गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स और सिस्टम, सो द गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम इज composed of many tiers, है ना, of hospital. First one is the primary health center, that is called the PHC, are the bottom of this tier and provide जनरल मेडिकल केयर टू द रूरल पीपल, है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के एक सिस्टम की ना। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है ना। उसके सबसे निचले स्तर पे जो आता है, उसके सबसे बॉटम में जो आता है वो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। इसमें जनरल मेडिकल केयर प्रोवाइड कराई जाती है रूरल पीपल को, है ना। उसके बाद आता है ना, इस कड़ी में जो आगे आता है सिस्टम का जो अगला पार्ट है वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, है ना। ये बड़ी तहसील में या ब्लॉक में, ब्लॉक लेवल टाउन पर स्थित होता है ना। अगला है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ना। एंड फर्दर उसके आगे जो गवर्नमेंट के पास सिस्टम में इसको आगे बढ़ाता है वो है मेडिकल कॉलेजेस, है ना। ये एक मेजर सिटी यानी कि बड़ी सिटी में होते हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेजेंट होते हैं, है ना, अलग अलग फील्ड से, है ना। तो दैट इज़ अ हेल्थ system which are running in our country right now, है ना। and this system is contributing a lot especially to the poor people, है ना, in the district, है ना, or in the block level towns, or we can say in the rural areas. So the next topic that we need to address about is the problem of unemployment, है ना। So we all know that why we are getting at this education, why we are getting the training, है ना, for the purpose of getting job, है ना, for the purpose of being employed, है ना, so that we can earn enough for our family and contributing toward our nation, for toward our society, है ना। But there is a problem of unemployment. So let's just talk about this problem of unemployment, है ना। when a person is actively seeking a job, है ना, but is unable to get employed, है ना, he is called unemployed person, है ना। when a person is actively seeking a job, है ना, when there is a person who need a job but he did not get the job, that is unemployed person. the person who wants to do the job, है ना, जॉब करना चाहता है बट ही डिड नॉट फाइंड द जॉब, है ना, लेकिन उसको जॉब मिलती नहीं है, तो उस पर्सन को हम अनएम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं ना। वो पर्सन जो काम करना नहीं चाहता, उसको जॉब नहीं मिलती, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। अनएम्प्लॉयड सिर्फ वही होता है जो काम करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, एम्प्लॉयड होना चाहता है, बट ही डू नॉट फाइंड द सूटेबल जॉब, है ना। दैट इज the term, that is a meaning of unemployment, है ना। people in the working age 15 to 59 year only can be term unemployed if any one of them is without a gainful unemployment, है ना। additionally if a person voluntarily does not want to do work, है ना, he cannot be termed as
अनएम्प्लॉयड, है ना। अगर कोई पर्सन है जिसकी 50 to 59 है ना, और वो वर्क करना चाहता है ना, और उसको नहीं मिलता एम्प्लॉयमेंट, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन कोई पर्सन है ना अपनी स्व इच्छा से यानी कि वॉलेंट्री चाहता है कि वो जॉब ना करे, काम करना नहीं चाहता और उसको वर्क नहीं मिलता, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है ना। तो लेट जस्ट सी its type. As we all can see on the screen, unemployment can be spread in the urban areas or in the rural areas, है ना। In urban areas educated people are there who do not have the job, and in rural areas two types of unemployment is there. First one is the seasonal unemployment and the other one is disguised unemployment, है ना। तो these are the type of unemployment. Let's just talk about this unemployment and discuss what are they and how they are become the problem of our country. So first one is educated unemployed, है ना, very high in urban areas, है ना। Even highly educated youth like the graduate and postgraduate are unable to find a job. Many analysis say that it is because of the demand supply gap, है ना। While many technical qualified people are underemployed, there are many job, है ना, remaining vacant because of lack of proper training of the individual. So एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, है ना, पर्सन हु इज़ ऑलरेडी एजुकेटेड, है ना, बट ही इज़ अनएम्प्लॉयड, है ना। दीज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन हाईली सीन इन द अर्बन एरियाज, है ना। जिनके पास यूथ है, मतलब जो यूथ है हमारी कंट्री का, वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है पर उसके पास जॉब नहीं है ना, ही इज़ अनेबल टू फाइंड अ जॉब, है ना। काफ़ी ज़्यादा एनालाइज, मतलब इस स्थिति का एनालाइज करने के बाद, है ना, काफ़ी विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसका कारण ये हो सकता है कि हम जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्री में उतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा। इसलिए जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो एम्प्लॉयड होना चाहते हैं वर्क में, वो एम्प्लॉयड नहीं है ना। क्योंकि हम ज़्यादातर जो चीज़ें वो बाहर की कंट्री से निर्यात करते हैं, है ना। प्रोडक्शन एक्टिविटी इतनी होती नहीं है हमारे देश में। तो जब हमारे देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, है ना, तो कैसे हम किसी पर्सन को अपने देश में काम करवा के जॉब दिलवा सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ों की बराबर होनी चाहिए, तभी बैलेंस जो स्टेट है उसको हम अटेन कर सकते हैं, है ना। बैलेंस यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का मतलब ये है कि जॉब इतनी निकलती नहीं है लेकिन इतने कैंडिडेट रेडी होते हैं उन जॉब्स को करने के लिए, है ना। तो वैकेंसी नहीं होती है ना, इतनी जॉब क्रिएट ही नहीं करी गई हैं। अगर इतनी जॉब क्रिएट हों, इतनी पोस्ट हों, है ना, तो वैकेंसी भी होगी और लोगों को जॉब भी मिलेगी, है ना। तो इतनी वैकेंसी ही नहीं है, ये कुछ कारण हो सकता है ना। दूसरा कारण ये है अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसे एजुकेटेड यूथ में कि उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी उनके वर्क की, है ना, जिसकी वजह से वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। दे आर एजुकेटेड बट दे डू नॉट नो हाउ टू डू दैट टाइप ऑफ वर्क, दे डू नॉट हैव स्पेशल ट्रेनिंग, है ना, टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क और टू डू एनी स्पेशल टाइप ऑफ वर्क, है ना। तो लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, है ना, विच इज़ लीडिंग टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, है ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर प्रिवलेंट इन रूरल एरियाज, है ना। इस प्रकार का जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरिया में देखने को ज़्यादा मिलता है ना। पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस दिस, है ना। तो जो लोग डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर से, जो लोग जुड़े हुए होते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर के लिए, है ना, जो डिपेंड होते हैं उस पर, है ना, वो उस प्रकार के लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है वो इस प्रकार के सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा फेस करते हैं, है ना। द फार्मर साइकिल इज़ सीज़न बेस्ड, है ना। तो जो फार्मिंग साइकिल है ना वो सीज़न बेस्ड है, यानी कि हमारे जो 12 मंथ होते हैं, है ना, उसमें कुछ मंथ ऐसे होते हैं, है ना, जिन मंथों में फार्मिंग का कुछ वर्क ही नहीं होता है करने को, है ना। तो उस समय पीरियड में, उसका जो टाइम पीरियड होता है, उस समय जो पर्सन ऑलरेडी इंगेज्ड होता है एग्रीकल्चर में वो इवन जॉबलेस हो जाता है, क्योंकि उसके पास एग्रीकल्चर में करने के लिए काम ही नहीं है ना, सारा वर्क तो नेचर को करना। सो दिस दैट इज़ द मेन रीज़न of seasonal unemployment, and there are certain month, है ना, which are quite busy for the farm worker, है ना। फार्म वर्कर के लिए कुछ मंथ ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है ना। अगले there are many other month, है ना, when a farm worker
इज़ विदाउट अ वर्क। तो वही वाली बात है कि उस समय कुछ काम नहीं होता करने के लिए, तो जो पर्सन एंगेज होते हैं एग्रीकल्चर में, डिपेंडेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं लिटरली। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ऑल्सो नोन एज हिडन एम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो मोर प्रिवलेंट इन द रूरल एरियाज। इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादातर हमें रूरल एरिया में देखने को मिलता है। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना होगा हमें, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली विथ 8 वर्किंग मेंबर, है ना, जिसके 8 वर्किंग मेंबर हों ऐसे फैमिली में, है ना। ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन देयर ओन फार्म, है ना, सब अपने खुद के फार्म पर काम कर रहे हैं, है ना। द साइज ऑफ द फार्म मेक इट पॉसिबल टू बी एफिशिएंटली मैनेज्ड ओनली 5%, है ना। द एक्स्ट्रा 3% आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड एनी ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी, है ना। दे आर वर्किंग बिकॉज दे हैव नो अदर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पर एक फैमिली है, उसमें 8 मेंबर हैं, है ना, और उनकी खुद की एक प्लांटिंग फील्ड है ना। तो एग्रीकल्चर फील्ड है उनके पास, लेकिन उस एग्रीकल्चर फील्ड की जो एरिया है वो इतना एरिया है जिसमें 5 लोगों के लिए ही एफिशिएंट वर्क करने का स्पेस है। मतलब कि 5 लोगों के इस एफिशिएंट वर्क के लिए ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें 8 लोग वर्क करते हैं, क्योंकि एक फैमिली में 8 पर्सन है उस फैमिली में, है ना। तो जो 3 पर्सन है ना, लॉजिकली देखा जाए तो उनके लिए कुछ वर्क है ही नहीं वहाँ पर करने के लिए, बट लेकिन वो उसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, और वो इसलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई गेनफुल और एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो जहाँ पर जितने लोगों की आवश्यकता हो किसी काम के लिए, उससे ज़्यादा लोग जब उस काम को करते हैं तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है ना। किसी काम के लिए जब कुछ 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसी काम में उसी काम को करने के लिए जब हम लोग 8 लोगों को हायर कर रहे हैं, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। देयर पोटेंशियल कुड हैव गिवन बेटर रिजल्ट इफ़ यूटिलाइज समवेयर एल्स। अगर वो 3 लोग और कहीं काम करेंगे, है ना, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी वहाँ पर। सिमिलर सिचुएशन कैन बी सीन इन सम फैमिलीज ओन शॉप है, वेयर ऑल द फैमिली मेम्बर्स मे बी वर्किंग इन द सेम शॉप बट नॉट एडिंग सब्सटेंशियली टू द आउटपुट, है ना। ऐसा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी देखने को मिलता है काफ़ी जगह, है ना, कि फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस में वर्किंग लोगों की आवश्यकता है कुछ, लेकिन उसकी फैमिली में लोग हैं ज़्यादा, और जब वो वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके एक्स्ट्रा लोगों के काम करने की वजह से कुछ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो उस प्रकार का जो वर्क है, उस प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको हम डिसगाइज्ड या हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। सो समवॉट इट इज़ राइटली सेड दैट कि एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा कभी पानी नहीं भर सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी देश में अगर यूथ है और वो अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है ना, उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है वर्क की, है ना, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अपने नेशन के लिए, है ना। नेशन में कोई कंट्रीब्यूशन उसका नहीं होगा प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इसी प्रकार से कुछ इफ़ेक्ट हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हम कह सकते हैं। तो वो हम देखते हैं यहाँ पर, वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अगर हमारे देश में अगर ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ होगा या अनएम्प्लॉयड ज़्यादा पर्सन होंगे तो वेस्टेज होगा मैन पावर रिसोर्स का, है ना। इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, है ना, ओवरलोड बढ़ेगा, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वर्किंग पीपल कम होंगे, है ना, और अनएजुकेटेड और अनहेल्दी अनएम्प्लॉयड पर्सन ज़्यादा होंगे, है ना। तो अनएम्प्लॉयड कैन बी इमोशनल ड्रेनेज ऑन द अनएम्प्लॉयड पर्सन, है ना। तो ये ड्रेन करता है इकोनॉमिकल वेल को हमारी कंट्री के, ख़त्म करता है अनएम्प्लॉयड पर्सन, है ना। इट कैन बी अ फाइनेंशियल एंड इमोशनल ड्रेन ऑन द फैमिली मेम्बर पर भी एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि बर्डन है, इमोशनल और फाइनेंशियल, है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इज़ अल्टीमेटली अ लायबिलिटी फॉर द सोसाइटी। तो और इस प्रकार के लोग हमारी सोसाइटी के लिए सिर्फ बोझ यानी कि लायबिलिटी ही है, ठीक है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज द क्राइम रेट, है ना। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है ना, तो लोगों की क्राइम करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो आदत होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जब ज़्यादा क्राइम होते हैं तो क्राइम रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द इंक्रीज़ इन क्राइम रेट, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट भी इंक्रीज़ होता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बैडफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, फॉर आवर कंट्री।
Now let's just see the other side of a coin, that is after unemployed scenario, the after the consequence of unemployment, let's just see the scenario of employment, है ना. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर इन आर इकोनॉमी. तो इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादातर हमारे देश का जो मैन पावर जा रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है, एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है. ठीक है. इन द रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, पार्शली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एज डिस्कस अर्लियर, है ना. तो कुछ पिछले सालों में ये देखा गया है कि एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन लोगों का कम हो गया. लोग वागों की जो डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर पे कम हो गई है. इसका कारण क्या है, क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है उससे, है ना, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में. सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू आइदर टू द सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. ज़्यादातर जो सरप्लस लेबर थी, जो एक्स्ट्रा लेबर थी एग्रीकल्चर फील्ड में, है ना, वो या तो टर्शरी फील्ड की तरफ जा सकती है, फिर सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जा सकती है. सेकेंडरी सेक्टर जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग में उसका योगदान होगा, और अगर टर्शरी सेक्टर जाएगी तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी. ठीक है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबर एब्जॉर्बिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो जॉब एम्प्लॉयमेंट हो रहा है लोगों का, है ना, वो कहाँ से हो रहा है, जॉब अट्रैक्शन जो लोगों को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, है ना. अगला है इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर, है ना, वेरियस न्यू सेक्टर्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, है ना, नाउ आर अपियरिंग, एंड इन सम मोर अपियरिंग होप इन द फ्यूचर ऑल्सो, है ना. तो टर्शरी सेक्टर में आए दिन हमें कुछ नए फील्ड देखने को मिलते हैं, और होप है, आशा है कि फ्यूचर में जाके भी कुछ हमें नए फील्ड और देखने को मिलेंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है ना, आईटी है. तो इस प्रकार के फील्ड खुल रहे हैं, है ना, टर्शरी सेक्टर में. ठीक है.